मारो राजस्थान में सबसे पहले बात बीकानेर को मिली सेहत भरी सौगात की, जहां सीएम ने 7 सीएचसी और पीएचसी भवनों का लोकार्पण किया। फिर बात होगी गुटबाजी को लेकर मंत्री धारीवाल के बयान की, जिसे लेकर सियासी घमासान मचा गया है। और आखिर में दिखाएंगे कैसे पाइपलाइन बिछाने को लेकर 2 वार्डों में गहमा गहमी हो गई। इन खबरों के साथ ही मारो राजस्थान की कई और खबरों पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। बिहार में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों से अपील की है कि वो बिहार में आई बाढ़ त्रासदी के दौरान राहत कार्य में मदद करें। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से अपनी संवेदना जताई है। 24 जून को जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। गुप्ता गठबंधन के नेता भी बैठक के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सीएम अशोक गहलोत ने मेडिसिन विंग का शिलान्यास किया। वहीं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रम का शिलान्यास कर बड़ी सौगात की। कोटा में कैंप ऑफिस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनसुनवाई की। ओम बिरला कोटा में 7 दिन तक लोगों से वार्ता करेंगे। इस दौरान कोरोना पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया। कांग्रेस में खींचतान के बीच शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल के उस बयान पर सियासी हंगामा शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस में हमेशा ही 2 गुट रहे हैं, लेकिन इससे पार्टी कमजोर नहीं मजबूत होती है। हालांकि उन्होंने बयान बीजेपी पर तंज कसते हुए दिया था। शांति धारीवाल के बयान से बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने तंज कसा। वहीं पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें अपनों के खिलाफ ही साजिश रची जाती है। दिल्ली एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन को सितंबर तक बच्चों के लिए मंजूरी दी जा सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के बाद सितंबर तक डाटा उपलब्ध हो जाएगा। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 15 लोगों के घायल होने की खबर है। हाफिज सईद का घर लाहौर के जोहर टाउन इलाके में है। घायलों को आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने नमाज पढ़कर लौट रहे पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी। आतंकियों ने ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी। इलाज के दौरान इंस्पेक्टर ने दम तोड़ दिया। टोंक में सवाई माधोपुर एसीबी की कार्रवाई सामने आई। बनेठा पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल ट्रैप हुआ है। रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी बाबूलाल टेपन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दौलत पारिक के साथ। दौलत, किस मामले को लेकर ये रिश्वत मांगी गई थी, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले का बनेटा जो थाना है, इसका थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल दोनों की ट्रैप होने की जानकारी अभी मिली है। सवाई माधोपुर एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। अभी कार्रवाई चल रही है। एसीबी की ओर से अभी इसको बताया गया है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो थोड़ी देर बाद में आएगी। लेकिन बाबूलाल टेपन थानाधिकारी है और हेड कांस्टेबल है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार करने की जानकारी मिल रही है। थोड़ी ही देर में एसीबी इसकी पुष्टि करेगी। जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने एलडीसी को गिरफ्तार किया है 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। रोजगार दफ्तर का एलडीसी सुधीर वर्मा ट्रैप किया गया। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास हुंडा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। तो बाड़मेर में एसीबी की एक और कार्रवाई, जिसमें 1,000 रुपए लेते हुए एक एलडीसी को गिरफ्तार किया गया है। एक घूसखोर क्लर्क था। रोजगार दफ्तर का एलडीसी सुधीर वर्मा इस कार्रवाई में ट्रैप हुआ है।
और अब बात कहीं संग्राम और हंगामे की, जहां चोमू में पाइपलाइन लगाने पर हंगामा बरपा। डूंगरपुर में ग्रामीणों ने सड़क पर संग्राम किया तो जालोर में अन्नदाता आक्रोश में दिखे, जबकि झुंझुनू में अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। और बात घोटाले और लूट की, जहां भरतपुर में अन्नदाताओं के अनाज पर डाका पड़ा, वहीं जैसलमेर में ऊंट के नाम पर घोटाला सामने आया, जबकि झुंझुनू में पुलिस ने बैंक कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया। तो 3 जगह से अलग अलग डाका, घोटाला और लूट की खबरें। 3 जिले भरतपुर, जैसलमेर और झुंझुनू। भरतपुर में किसानों के अनाज को एक व्यापारी ले भागा, जिसका करोड़ों रुपया, लगभग 1.5 करोड़ के करीब का अनाज ये व्यापारी यहां से लेकर रफू चक्कर हो गया। जैसलमेर में ऊंटों के नाम पर लोन बांटा गया और झुंझुनू में बैंक कर्मचारी से लूट हुई है। और अब बात जिंदगी की जंग की। सीकर जिले के कोलीडा गांव में खुदाई के दौरान हादसा हुआ और गटर की कुई ढहने से एक मजदूर दब गया। बताया जा रहा है कि मनरूप नाम का मजदूर यहां पर खुदाई का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी ढह गई और वो नीचे दब गया। मजदूर के दबने की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बाहर निकालने की कोशिशें शुरू की। पुलिस के साथ सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। मिट्टी में दबे मजदूर को निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये मजदूर 40 फीट नीचे जमीन में दबा हुआ था और कुई के पास दूसरी कुई खोदकर उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए मशीन भी लगाई जा रही है। आदि इलाके के कोलीडा गांव में शौचालय की कुई खोदते हुए एक व्यक्ति अंतर गिर गया, जिसका नाम मनरू काम है। ये कोलीडा गांव का ही है और शौचालय कुई खोदते टाइम मिट्टी धस गई थी, जिसमें नीचे दब गया और रात से इसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल अभी एसडीएम साहब और सभी मौके पर उपस्थित हैं। मिट्टी हटाई जा रही है और डेड बॉडी निकाल। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सा कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने समझाइश की। इसके बाद परिजनों ने बगैर पोस्टमार्टम के ही शव घर ले गए। खबरों के मुताबिक नाशा मस्जिद इलाके में रहने वाले मोहम्मद रमजान बिचपड़ी को परिजन अस्पताल लेकर आए। उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज ठीक था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने वार्ड 6 में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मियों को इसकी सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया और तबीयत बिगड़ती गई। काफी देर तक जांच नहीं की गई। इस कारण रमजान की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। आज कोई रमजान नाम के व्यक्ति इलाज के लिए भर्ती हुए थे, जिनकी सर्जरी हुई थी। इलाज के दौरान उसके बाद ऑपरेशन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर उनके परिजनों ने थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया था, जिसको हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस के द्वारा समझाइश की गई। उसके बाद डेड बॉडी ले गए हैं साथ में। इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट किसी के खिलाफ नहीं दर्ज की। मेरे पापा जी है जी, मेरे पापा जी ने ये लोग मार दिया जान से। वे लोग तड़पता रहा बेड के ऊपर, कंपाउंडर नर्स लोग करता रहा, मुंह में मुंह देकर बात करते रहा, मोबाइल पर गेम खेल। बच्चा से जाके बोला कि पेशेंट न देखो तो बोला पट्टी करते पानी की। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में बदमाशों से पुलिस से मुठभेड़ हुई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को धनित से गाड़ी में अपराधियों के होने की सूचना मिली, जिस पर देवरी के पास पुलिस ने नाकेबंदी करवाई थी। एक लग्जरी गाड़ी देवरी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने स्टॉपर लगाने कर रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और बदमाश भागने में सफल रहे। आगे जाकर बदमाश गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इस गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। अब पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। गाँव छेड़ो दिन आयो जो अटे आयो मतलब मुझे छोरो हो यो फोड़ी मार पा यो हजी वो उठी उतर के मेजारा कट फट जावा पे तो इन्हें उतार ने मोड़ होटल बाकी यो उठू इनके पाछे आई गाड़ी एकदम गाड़ी आई जो यो भाई क्यों मैंने पकड़वा आ गया जो वो तो निकलती नहीं कोई यूं निकल गया यूं निकला मोटे होटल बाजी वो उठ गया। और कांग्रेस के अंदरूनी सियासत पर बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस में हमेशा ही 2 गुट रहे हैं। शांति धारीवाल के बयान पर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर बड़ा बयान। दो गुट हो रहे हैं। अरे कांग्रेस में तो रहे हैं हमेशा 2 गुट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कांग्रेस ने तो खूब राज किया है और राज
धारीवाल के बयान पर सियासी बवाल। तो उनका सोचना तो ठीक ही है, क्योंकि उनकी जो कभी वो राजकीय पार्टी थी, आज कोने में घुसी हुई पार्टी है। बीजेपी का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। के बयान ये साफ संकेत करते हैं कि अपने ही दल के भीतर इस तरह की एक षड्यंत्र के तहत लोगों से बयान दिलवाया जाना उस दल को निश्चित रूप से कमजोर करेगा ही। मरुधरा में जुलाई के करीब आते ही सियासत फिर से हाई हो रही है। सियासी क्वारंटीन के बीच बैठकों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वर्चस्व की जंग और खींचतान भारी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले शांति धारीवाल के गुटबाजी वाले बयान ने बीजेपी को बड़ा सियासी मौका दे दिया। दो गुट हो रहे हैं। अरे कांग्रेस में तो रहे हैं हमेशा 2 गुट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कांग्रेस ने तो खूब राज किया है और राज कर रही है। सोचता हूँ उनका सोचना तो ठीक ही है, क्योंकि उनकी जो कभी वो राजकीय पार्टी थी, आज कोने में घुसी हुई पार्टी है। तो इन्हीं गुणों के कारण से है, जिसमें गुटबाजी है, गुट है, आगे रहेंगे, तो उस पार्टी का अंत होना भी तय है। अगर आपने सोच ही लिया तो थोड़े दिन तक ये लड़ा के भी और तो एक प्रायोजित तरीके से कोई कुछ भी कहता है तो ये पार्टी का नियंत्रण विधायकों पर, उसके साथ साथ सरकार के रहते हुए इस तरीके के बयान ये साफ संकेत करते हैं कि अपने ही दल के भीतर इस तरह की एक षड्यंत्र के तहत लोगों से बयान दिलवाया जाना उस दल को निश्चित रूप से कमजोर करेगा ही। हालांकि बीजेपी के अंदर भी वसुंधरा राजे को केंद्रित कर अंदरूनी सियासत हो रही है, लेकिन कांग्रेस नेता के गुटबाजी वाले बयान से बीजेपी को तंज का मौका तो मिल ही गया। हालांकि शांति धारीवाल ने अपने बयान को मतभेद और मनभेद के बीच पेश कर सफाई भी दी। धारीवाल कहते हैं कि पार्टी के अंदर गुटबाजी में कुछ भी नया नहीं है। दरअसल आजादी से पहले ही कांग्रेस में कई गुट रहे हैं, लेकिन हमारे बीच मतभेद होता है, मनभेद नहीं। आज से नहीं, स्वतंत्रता के पहले से भी फूट रही है, लेकिन वो फूट मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। जिस तरीके का प्रचार करते हैं कि साहब सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं बनती थी, झूठे प्रचार। सुभाष चंद्र बोस ही वो आदमी था जो कमला नेहरू के जब टीवी हो गई थी। धारीवाल के बयान पर मंत्री अशोक चांदना ने भी मुहर लगा दी है। चांदना ने कहा कि गुटबाजी एक सच्चाई है, कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। लगता है गुटबाजी खत्म हो जाएगी। सीएम साहब आपके सियासी क्वारंटाइन में हैं, क्या कोई खास ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, हजारों साल से गुटबाजी रही है, काल कोई सा भी रहा हो, राज कोई सा भी रहा हो, और ये एक हेल्दी कम्युनिटी की, हेल्दी सोसाइटी की एक निशानी भी है। जहाँ गुट खत्म हो जाते हैं वहाँ तानाशाही शुरू हो जाती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने कर रखा है, विपक्ष को खत्म करने की वो कर रखी है। तो परिवारों में छोटी बड़ी बात होती रहती है और ये चलता रहता है, ये ऐसे ही चलेगा। गुटबाजी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि असली जो मूल मंत्र लोकतंत्र का है और असली आज़ादी जो पार्टी के अंदर है वो खत्म हो जाएगी। बहरहाल कांग्रेस नेता सियासी चाल और अभिव्यक्ति की आजादी को एक करते दिख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मरुधरा की कांग्रेस सरकार पिछले 1 साल से ऐसे ही आरोपों और सियासत के बीच कायम है। बीजेपी के कई बड़े नेता सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की सेहत पर अब तक तो कोई असर नहीं दिखता। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी पार्टी में सब कुछ सही होने का संदेश दे चुके हैं। हालांकि लोकतंत्र में सियासी खिचड़ी पकनी कोई नई बात भी नहीं है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। न्यूज 18 पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आरएलपी पर बोले। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, आरएलपी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरुण सिंह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ अरुण सिंह। के नेता का कोई क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल नहीं है, विश्वसनीयता ही नहीं है, कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। कभी जिंदगी में सांसद नहीं बनते और मोदी जी की लोकप्रियता के कारण वो सांसद बन गए। और अभी तो जो स्थानीय जो चुनाव हुए हैं पंचायत के, उसमें हार गए। तो इस और जो अभी बाई इलेक्शंस हुए, वो बाई इलेक्शन में सीधे सीधे कांग्रेस को मदद करने का काम किया, तो उनकी विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए उनके वक्तव्य पर मैं क्या बोलूँ।
बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं आज शाम आप 4:56 पर। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वो मासूम है लेकिन ऐसा काम किया है जो बड़ों को भी सीख दे रहा है, मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में मासूमों की मिसाल। चूजे को चिड़िया से मिलाया। इस प्यार को क्या नाम दें? बच्चे तो बच्चे होते हैं। जी हां, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर क्या इंसान, क्या पशु और क्या पक्षी। एक चूजे को वापस उसकी मां से मिलाया है इन मासूमों ने। बच्चों की मासूम पहल पर घोंसले में चिड़िया के बच्चे को रखने के लिए क्रेन तक बुलाई गई, बिजली तक काटी गई। मासूम अदिति को जब चिड़िया का छोटा बच्चा मिला तो उसे अपने घर ले आई, लेकिन मन में मासूम सवाल उठे तो पापा से पूछा, जिसके बाद पापा का दिल भी पसीज गया। फिर एक दिन के लिए हमने इसके लिए सेफ बनाया तो वो बस हमारे पास रहा एक दिन। फिर मैंने मेरे पापा जी से बोला कि पापा जी इसके मम्मी पापा भी रोते होंगे, फिर इसको वहीं पे डलवाओ जहाँ पे ये था। फिर पापा जी ने कहा कि ठीक है। बेटी का सवाल पापा के दिल को छू गया और उन्होंने चूजे के वापस घोंसले में रखने के लिए बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र सैनी को फोन किया और बिजली की सप्लाई बंद कराई ताकि चिड़िया के बच्चे को वापस घोंसले में रखा जा सके। सुबह मेरे पास सूचना मिली थी कि एक पक्षी का बच्चा नीचे गिरा हुआ था, तो बच्चों के द्वारा उनकी भावना और ये थी कि इसको इनके माता पिता के पास पहुंचा जाए। उसमें अपने एक लाइन का पोल आ रहा था तो उसको बंद कराना ज़रूरी था, तो बच्चों और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर लाइन हमने बंद करवा दी। मासूमों के पक्षी प्रेम की ये बेमिसाल दास्तां है अलवर के भिवाड़ी की। यहाँ एक बिजली के पोल पर चिड़िए का घोंसला था। घोंसले से एक चूजा जमीन पर आ गिरा। नीचे पड़े चूजे को कुछ बच्चों ने देख लिया, जानवर न खा जाए इस डर से चूजे को उठा लिया। अदिति और साक्षी चूजे को अपने घर ले आई। रात भर घर में ही रखा, दाना पानी भी दिया। मासूमों की पहल, पापा का साथ और बिजली विभाग का सहयोग रंग लाया। एक चिड़िया के बच्चे की घर वापसी के लिए बिजली विभाग भी पीछे नहीं रहा। गुहार पर तुरंत गौर किया। 1.5 घंटे के लिए इलाके की बिजली काटी गई। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई और फिर शुरू हुआ बच्चे को घोंसले में रखने का मिशन। और करीब इस प्रोसेस में 1.5 घंटा लगा। बच्चों ने पक्षी को उनके माता पिता तक घोंसले पर पहुंचाया। हमने भी इस तरह की भावना और पक्षियों के प्रति बच्चों के उत्साह को देखा तो हमें भी बड़ा वो हुआ। पोल पर अपने घोंसले और बच्चे को देखकर चिड़िया भी चहचहाने लगी और माँ बच्चे के इस मिलन को देखकर
मासूमों के चेहरे भी खुशी से झूम उठे। सभी ने बच्चों की कोमल भावनाओं को बेहद सराहा। काश बड़े भी इस बात को समझ जाएं, तो शायद मानवता की इबारत लिख पाएं। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। चोमू में पानी की पाइपलाइन पर अचानक पब्लिक भड़क उठी और फिर जो कुछ हुआ उसने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। फूटा है, बवाल मचा है। हंगामा हो रहा है। कोई सवाल जवाब करना चाह रहे थे, कुछ जानकारी चाह रहे थे और मैं जयपुर से बाहर था। तो मैं आ जाने के बाद मैंने उस नोटिस के बारे में विचार किया, कानूनी राय भी मैं उसके बारे में ले रहा हूं और शाम तक उस बारे में अंतिम फैसला करके क्या होना है वो हम तय करेंगे। लेकिन नोटिस पढ़ने के बाद जो अब तक की परिस्थिति है उसके हिसाब से मैं कुछ बातें आपकी जानकारी में लेके आना चाहता हूं। प्रावधान नहीं होने के बावजूद मुझे नोटिस देकर दिल्ली बुलाने की जो कोशिश है, जो कार्रवाई है, वो राजनीतिक द्वेष और नाजायज दबाव बनाने की नियत इसमें झलकती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कानूनी लड़ाई हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन कानून के नाम पर, कानूनी लड़ाई के नाम पर किए जा रहे इस ढोंग का पर्दाफाश भी करेंगे। सियासती चालों का जवाब दिया जाएगा, षड्यंत्रों का भंडाफोड़ किया जाएगा। वो ये राय है कि राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बहुमत के आधार पर स्थिर सरकार को गिराने के जो षड्यंत्र किए गए, उसमें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुख्य किरदार के रूप में सामने आए। होना तो ये चाहिए था कि उनके इन कृत्यों के लिए प्रधानमंत्री जी को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दें तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था। नैतिकता का तकाजा यही था कि श्री शेखावत को बर्खास्त किया जाता, लेकिन जिस नैतिकता की और स्वच्छ राजनीति की प्रधानमंत्री जी दुहाई देते हैं, उन्होंने वैसा कोई काम इस मामले में नहीं। और अब तो ये लग रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने श्री शेखावत को बचाने का ठेका दिल्ली पुलिस को दे दिया, जो उनके खुद के अधीन आती है। और इसीलिए प्रावधान नहीं होने के बावजूद नोटिस जारी किए जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी की खुद की जांच होती। कई तरीके के आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन उनकी जांच करने के बजाय गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवा के दिल्ली में और पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देकर मोड़ने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज हुई
उनसे यह नहीं पूछा गया कि आपकी एफआईआर किस तथ्य पर, किस प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर आपकी एफआईआर बनती है। जब कभी भी कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो उससे प्रामाणिक दस्तावेज मांगे जाते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें क्या तथ्य है। टेपिंग की बात को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एफआईआर दर्ज कराई, नहीं तो उनसे यह पूछा गया कि इस टेप में आपकी आवाज है कि नहीं। अगर उनकी आवाज नहीं है तो एफआईआर किस बात की, और अगर उनकी आवाज है तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।